अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि क्यों अमेरिका का ये जो चुनाव है ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे मैम कि व्हाई डू यू थिंक दिस इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप जो अपना वोट है अगर दे रही हैं तो किसे दे रही हैं, अगर बताना चाहे हमारे ऑडियंसेस को। Thank you, Rohit, for giving me this opportunity. So, I will start by introducing myself. So, I am Yashu. So, I am a software professional in like at a tech giant. So, मैं यहाँ पे भारत से 2017 में मूव हुई थी. जी. So, I can safely say I have seen the tenure of both the parties in last like 7 years. So today I am just presenting my opinion. मैं अपना opinion पेश करूँगी कि what I think about it, and then given as a woman, I'm gonna talk a little bit about abortion law, and then because it has been a controversy, it has been a huge debate in the past. So yeah, I have some of the points. तो आप लिख के लेके आई हैं, आप क्या बताना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, बट एक it's long, so I want to just talk everything appropriate because जो मन की बातें बता दीजिए, पढ़ तो आप बाद में भी सकते हैं। आई मीन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस इलेक्शन में अगर आप किसको राष्ट्रपति देखना चाहती हैं, किसको एज अ प्रेसिडेंट देखना चाहती हैं? I think my opinions would actually tell the name itself because I don't want to put out a name outside openly, but yeah. हाँ, तो आपके लिए कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट है? So yeah, as a woman, I definitely care about women. So I would like to, talk more about women rights, like how they have been framed, that people are against women rights, people are supporting women rights. So I will talk about that. Okay. तो इनका अबॉर्शन और वुमेन राइट्स को लेके जो ये बात कह रही हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अमेरिका लुकिंग इन इट्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट? क्या अमेरिका अपने अगले राष्ट्रपति में क्या ढूंढ रहा है? See this election. I'm Mohinder Gulati. I'm the president of Global Hindu Temple Network America. And coming to the U.S. election, this is one of the elections that I've seen is so close. It is so tight. The race is so tight, which means it's not just the individuals, it's also the issues as to how the society is divided on those issues. It's not really the definition of issues, it is what is it that they feel as to how those can be solved, how those issues are important, how those can be solved. So that is why you see this very, very close and tight race. And the election in the US is not only election in the US, this has an impact on the whole world. प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़े दिन पहले, क्योंकि आपने जिक्र किया, आप हिंदू टेम्पल एसोसिएशन के, मैं भूल गया नाम, लेकिन आप जो करता धरता है, उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को, हिंदू के राइट्स को लेके बहुत बड़ी बात कही दिवाली के दिन। क्या लगता है आपको कि राष्ट्रपति जो बनेंगे अगर ट्रंप फिर से, वो कुछ कर पाएंगे? See, one of the reasons, if you talk to the Indian Americans, then there are 3 layers of identities that they have. उनकी 3 लेयर्स हैं आइडेंटिटीज की। एक तो वो अमेरिकन सिटीजन है, तो उनके जो अमेरिकन सिटीजन्स के जितने भी इश्यूज होते हैं, सेम इश्यूज उनके भी हैं। दूसरी लेयर है इंडियन अमेरिकन। सो इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं वो उनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका 2 सबसे बड़ी, सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं और पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, और इनमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं, और बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर है। तो इंडियन अमेरिकन जो इश्यूज हैं वो भी एक सेकंड लेयर है। और थर्ड लेयर जो है वो जो रिसेंटली इमर्ज हुई है वो है हिंदू अमेरिकन, वो जो है तीसरी लेयर है आइडेंटिटी की। पहले ये इशू इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हिंदू फोबिया बहुत बढ़ रहा है। हिंदुओं के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनकी जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं वो उनकी डिस्क्रिमिनेटरी हैं, एजुकेशन है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो हिंदूज़ के हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो जो अभी आपने जिक्र किया ट्रंप जी का, उन्होंने जो बांग्लादेश के बारे में बोला है, हिंदुओं का जो एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, जो जेनोसाइड हुआ है, उसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट ने और यूएन ने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इन्होंने बहुत इग्नोर किया। तो आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो ऑब्वियसली उनको माना जाता है बहुत कंजर्वेटिव है, ही विल टेक सम एक्शन इफ ही गेट्स इलेक्टेड? आपको क्या लगता है, विल ही डू समथिंग? आई थिंक नाउ द वे द थिंग्स आर, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्रेसिडेंट आएगा वो इस इशू को इग्नोर कर सकेगा। सो कोई भी स्टेट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ये इशू का हैंडल देखना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में जहाँ अभी बहुत ज़्यादा क्यास हुआ है, वहाँ 1971 से इतना ड्रिपिंग जेनोसाइड चल रहा है हिंदुओं का, 20% पॉपुलेशन से घट करके 50 साल में 8% रह गई है। दिस इज अ जेनोसाइडल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। Same thing is happening also in Pakistan, and US State Department, US administration have
blatantly ignored it. Sometimes not just ignored it, in लोगों ने they have actually sided with the perpetrators rather than with the victims. And now I think the Hindus are also becoming more aware. Indians are becoming more aware. And these issues will obviously no administration will be able to ignore it. तो इनका ऐसा मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात कही है उसको इनको ऐसा लगता है कि शायद अब कोई भी प्रेसिडेंट बने, कमला हैरिस बने या प्रेसिडेंट ट्रंप चुन के आए, इस इश्यू को जो बांग्लादेश में हुआ है और हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इशू है इस इलेक्शन में? मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। हिंदी इंग्लिश दोनों कर लीजिए। I came to America in 1973. My name is Suresh Shenoy. I've been here now for 51 years, and I think this is the 12th or 13th election that I am now. Is this the most craziest election you've seen? By far the most craziest election. And why do you say that? Well, the country is very divided in many ways, in multiple ways. Number one, there is a deep division in the fundamental basics and the importance that we give to merit, to progress, to innovation. When we came here in 1973, we came here because of two reasons. One is that America was the land of higher education, more opportunities for merit-based, getting ahead. So a lot of the Indians who you see today have benefited from that. Doctors, engineers, and entrepreneurs, and so on. And now there is a tendency to give more, prominence to more what is commonly known as wokeism. They are more interested in diversity and equity and inclusivity, DEI consideration. We have a youngster here. I'm going to talk to you about wokeism. I'm trying to set it up for her because that what we do today is going to be important to the young people next generation. So 51 years you've been here in the US. You're saying this is the craziest election. Did you ever imagine it will come down to, picking between somebody who was literally thrusted on the national scene within less than 100 days to go and a president who's been impeached twice and has 91 criminal indictments, with 35 of them have been actually criminal now, yeah? Absolutely not. Nobody could have dreamt. Has America's democracy backslided is my question to you. Well, it's not a question of backslided, but it's a kind of a travesty that we have a lack of leadership. There are a lot of young people I know who are both in the Senate and in Congress also, who are capable of leading this country. But they have been sort of nixed out of the whole problem. The fact that Kamala Harris got a chance to get the Democratic nomination without going through a primary process is a, travesty in itself. Some people, in the Republican camp are saying, she was installed rather than winning that nomination. Which is true. If you poll a lot of people, they tell you that a good combination of character and policy was reflected by someone like Nikki Haley. But the Trump administration, the Trump forces, including his own, I think, sister-in-law, who is the head of the Republican Party, prevented someone as capable as Nikki Haley and a young individual. मुझे लग रहा है, I feel like you're an independent voter, sir. I don't want to know who you voted for, but looks like because you have very, very independent views, which is what, at the end of the day, those are the voters who will decide this election. Well, that is the difficult part, because we are trying to sort of be judge and jury for people with moral character as well as people to vote someone who doesn't have necessarily the experience of international problems, of putting a budget together. Clearly Kamala Harris is a very bright lady. She was Attorney General of California. But I'm not sure if she has put a budget together. And this country is now suffering from a 27 or 30 trillion dollar debt, which needs to be addressed. It is the second biggest budget issue. It's even larger than number one is defense, second is health and human services and social security, third is interest on debt. So you can imagine that things like education and security and border issues, they come way down the list in terms of our ability to fund them. So domestic issues will be important. I'll come back to you, sir. What are your thoughts on this election? You are very, happy. You're like, हाँ जो होगा होगा. No, I'm not. मैं खुश तो हूँ, but मैं काफ़ी closely follow कर रहा हूँ इस elections को. मेरा नाम by the way मनस्वी आर्या है, and I've been here for almost 10 years now. And I cannot vote, but I'm still closely following the elections क्योंकि at the end of the day ये हम सबको impact करता है one way or another given हम Immigration का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारतीयों के लिए अमेरिका में. जी
इमिग्रेशन भी जैसे इन्होंने, हम इंडिया से आते हैं, मेहनत करते हैं सब लोग, बट जिस तरह से इन्होंने बॉर्डर्स को खोल दिया है जो कि जेपरडाइज कर रहा है एवरीथिंग इन एवरी अदर वे, इन ऑल द वे पॉसिबल। एंड आई थिंक जो मेरे लिए एक मेजर इशू है वो है इकॉनमी। जैसा इन्होंने बताया, जो डेट बढ़ चुका है, जो इन्फ्लेशन यहाँ पे हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने इस चीज़ों को बहुत मिसमैनेज करा है जो लास्ट गवर्नमेंट ने, वो काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि जब आप लास्ट गवर्नमेंट कह रहे हैं, आप पिछले 4 साल कह रहे हैं जो बाइडेन के। जी पिछले 4 साल की बात कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब महंगाई की बात आती है, उसमें कोई बच्चा नहीं है, कोई विमेन की बात नहीं है, कोई मेन की बात नहीं है, वो सबको इम्पैक्ट करता है इन एवरी अदर वे पॉसिबल। टिल यू वेक अप टिल यू गो टू बेड, इट इम्पैक्ट्स यू इन एवरी वे पॉसिबल एंड इट्स डिवाइड। 10 साल में क्या बदलाव देखा है आपने? तो प्रेसिडेंसी देखिए, ट्रम्प साहब की देखिए, जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट, कमला हैरिस नहीं थी प्रेसिडेंट, क्या बदलाव देखा है पिछले 10 साल में आपने अमेरिका में? बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि एक तो हम रहते भी डीसी में हैं, तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है वैसे ही सीज़न चेंज हो जाता है। और जो बदलाव देखा है, जो मैंने यहाँ पे देखा है कि जो मीडिया है यहाँ पे वो एंडोर्स करती है यहाँ के कैंडिडेट्स को, जो कि मुझे लगता है बहुत ही गलत है। क्योंकि वो बहुत बड़ा बायस क्रिएट कर देता है। एंड जिस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को लेके, या प्रेजेंट नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है कि आप गलत चीज़ें नहीं दिखाना बट सिर्फ सही चीज़ दिखाना एक कैंडिडेट की, वो एक बहुत बड़ा इशू है जो मुझे यहाँ पे आगे आने के बाद जो मैंने तो सीखा है। ये आरोप भारतीय मीडिया पे बहुत लगते हैं कि आप इस तरह की मीडिया है और आप इसको सपोर्ट करते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि भारतीय मीडिया जो है वो कभी किसी का समर्थन नहीं करती, किसी को एंडोर्स नहीं करती। किसी भी इलेक्शन में एनालिसिस होती है, लोगों को बुलाया जाता है, बाकायदा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, पर एंडोर्समेंट नहीं होती, जो अमेरिका में होती है। और शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं है बात की, जो ये टर्म यूज़ करते हैं गोदी और जो भी है, वो तो अमेरिका की मीडिया है सारी की सारी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे खुलेआम एंडोर्समेंट होता है। अभी जो वॉशिंगटन पोस्ट है, उन्होंने पहली बार काफ़ी सालों के बाद 1970 में उन्होंने लास्ट टाइम पहली बार ऐसा करा था कि किसी, जेफ बेजोस ने मना किया, वो भी जेफ बेजोस ने मना करा, जो कि क्योंकि उनकी जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, अगेन जैसे मैंने ट्विटर पे पढ़ा है, आई एम नॉट, ट्विटर पे सारी बातें सही नहीं होती। ट्विटर पे पढ़ा है कि यूट्यूब पे सही तो कहीं भी नहीं होती सर। आप अगर ये देखा जाए तो सही तो कहीं भी नहीं, अगर आप देखा जाए। लेकिन ये बात सही है कि जेफ बेजोस जो है वो उन्होंने एक स्टैंड लिया, उन्होंने कहा हम एंडोर्समेंट नहीं करेंगे और मीडिया में ट्रस्ट लाने के शायद ये कदम जरूरी है। रविंद्र जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेल नोन फेस इन द कम्युनिटी। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ, फिर भी हमारी ऑडियंसेस के लिए, कि क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में किसका पलड़ा जो है वो भारी है और कौन ये चुनाव जीत सकता है? सो रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगेन एज यू सेड, माय नेम इज रविंद्र शुक्ला। मैं यहाँ पे फाउंडेशन फॉर इंडिया इंडियंस डायस्पोरा स्टडीज, वन ऑफ द डीसी डायरेक्टर। सो वन ऑफ द मेन इशू व्हाट वी हैव टू सी व्हेन, अच्छा, जब लाइक दुनिया जब देख रही है लाइक टुवर्ड्स यूएस इलेक्शन, दे आर सेइंग कि मतलब ये दुनिया में क्या इम्पैक्ट डालेगा। केवल अमेरिका की पॉलिसीज के लिए बात नहीं होती है। जब अमेरिका टेररिज्म पे स्टैंड लेगा, दिस इज पूरे दुनिया को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप देखो क्या मतलब भारत और अमेरिका के रिश्तों में, क्या मुझे आप बताइए कि किस कौन कौन से, जैसे हम हमेशा देखते हैं और मैंने आपको कैपिटल हिल पे बहुत बार देखा हुआ है, आप यहाँ पे आते हैं, आप चर्चा करते हैं यहाँ पे लॉ मेकर्स के साथ। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिसपे भारत को फर्क पड़ेगा अगर ट्रम्प जीते हैं वर्सेस इफ कमला हैरिस जीती है तो? एब्सोल्युटली, तो उसी के पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिए। ये बहुत थॉरो रिसर्च, आईआईटीएन होने का ये फायदा है कि ये पूरी थॉरो प्रिपरेशन से आए हैं। देखिए इन्होंने पूरा का पूरा ये जो है, और मुझे डर था इस बात का, मैंने इनको कहा भी था, मैंने कहा था बहुत सिंपल कॉन्वर्सेशन रखेंगे, लेकिन देखिए ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं यहाँ पे। तो खैर आप बिना दिखे बताइए। मैं डेटा पॉइंट पे शेयर करता हूँ आपको कि आप देखिए पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के अगर जो सपोर्ट मिलता है, किस एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिला है, आप देखेंगे 2016 से 20 में तो क्या हुआ है, 20 से 24 में क्या डेमोक्रेट से भी सपोर्ट किया पाकिस्तान को, ऐसी बात नहीं है। बिल क्लिंटन डेमोक्रेट थे। नो एग्जैक्टली। सो 20 से 24 में अभी आप लास्ट 2 टर्म को कंपेयर करिए। अच्छा, बाइडेन और हैरिस ने कितना उसको एड दिया है, और एड कहाँ पे यूज हुआ है, और जब ट्रम्प ने तो उनको वो एड पूरा कट डाउन कर दिया था। सो उनको अंडरस्टैंड सी, पाकिस्तान को एक पपेट की तरह यूज करते हैं, बट देन वो जो यूज होता है ना, इट गोज मोस्टली अगेंस्ट इंडिया। तो आप देखिए, अगर आप देखिए यूएस इंडिया का रिलेशन एक सिंपल रिलेशन नहीं है। उनका सिक्योरिटी, टेररिज्म, ट्रेड पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कल्चरल एक्सचेंज, मनी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डिफेंस, जब देखिए जब आईसेट का जो इनिशिएशन हुआ था, दैट हैपन लाइक 2023, बट ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुआ है। बट आप देखेंगे
16 से 20 में जो कोऑपरेशन बिटवीन लाइक टू कंट्री वेर मच बेटर। तो बाद में जो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज अ लॉट प्रो इंडिया, बट उनका ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन गेट्स ब्लॉक्ड मेनी टाइम्स। जो होते हैं साइंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बट अभी जे का इंजन इन्होंने बोला था देने के लिए, बट अभी भी वो चल रहा है। तो ये बात बोलते हैं बट उसको एग्जीक्यूट करने में ढीले रहते हैं। तो आपका ऐसा लगता है कि एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन कांग्रेस भारत और अमेरिका के रिश्तों को और एनर्जाइज कर देगी? वो ओपनली है, मोदी ने ट्रम्प के लिए बोला है एंड ट्रम्प ने मोदी के लिए बोला है, एंड दे बिलीव। क्योंकि अभी आज देखेंगे दुनिया में जो लीडरशिप को देख रही है उसमें मोदी और ट्रम्प बहुत ऊपर आते हैं। कमला हैरिस का कभी नाम ही नहीं आता। कमला हैरिस को पॉइंट थोड़ा मिलता है बिकॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ऑल दैट, उसके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट्स है। पीपल जब कंपेयर करते हैं नेचर, कैरेक्टर एंड ऑल दैट, बट प्रॉब्लम इज कि मीडिया उसके बारे में कुछ बताती नहीं है। मीडिया डज नॉट कवर कि कमला के साथ उनका क्या ऑन द मोरल एंड अदर थिंग्स। पर आपने भी तो रिसर्च की होगी ना कमला को लेकर? तो काफी रिसर्च किए हैं। तो आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि कमला हैरिस को वोट नहीं देना चाहिए भारतीयों ने? कमला हैरिस का एक्सपीरियंस अभी इफ वी गो, हम लोग बियॉन्ड लाइक पर्सनल नेचर के ऊपर जाएंगे ना, तो दुनिया में लीडरशिप आप देखिए, दुनिया में कौन से टॉपिक पे कमला हैरिस ने लीडरशिप दिया है। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, इकोनॉमी। एज अ वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र जी, एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनका जो रोल है वो बहुत नॉमिनल है। उनके पास कोई ऐसे डिसीजन मेकिंग पावर थी नहीं कि वो कुछ बड़ा कर पाते। उस पे आदमी पे डिपेंड करता है ना, इंसान पे डिपेंड करता है। अगर उन्हें कुछ एग्जीक्यूट करना होता दुनिया में, देयर आर सो मेनी, शी वाज गिवन द बॉर्डर।